यहाँ पर हम कुछ बातें हैं जो प्राथमिक सहायता के बारे में हम देखेंगे, यानी जिसको फर्स्ट एड बोला जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ बातें देखेंगे। प्राथमिक सहायता, किसी भी इंसान की प्राथमिक सहायता किस तरीके से की जाती है, यानी उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाता है, तो उससे रिलेटेड प्राथमिक सहायता में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना किस तरीके से बताई गई है। तो प्रस्तावना में बताया जाता है कि मनुष्य का जीवन है अति मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण है। आज का युग अति तेज एवं गतिपूर्ण है। चारों तरफ सभी को शीघ्रता और उत्तेजना के साथ कार्य करने की आदत सी पड़ गई है। सभी लोग बहुत ही उत्तेजना के साथ में बहुत ही फास्ट कार्य करना चाहते हैं और ऐसा करने की उनकी आदत भी पड़ गई है। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण चारों तरफ सड़कों, बसों, रेलों और स्कूलों में भीड़ सी दिखाई देती है। आवागमन के साधन बेहिसाब बढ़ रहे हैं। वाहनों की गति भी अत्यधिक होने के कारण रोज ही अखबारों में किसी न किसी दुर्घटना के होने के समाचार अवश्य पढ़ने को मिलते हैं। अधिकांश मनुष्य समय पर प्राथमिक सहायता न मिलने के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं या काल के मुंह में समा जाते हैं। राजनीतिक उथल पुथल पूरे संसार में हो रही है। कोई भी देश किसी भी देश पर आक्रमण करके वहाँ के निर्दोष नागरिकों को मार डालता है। निर्दोष मनुष्य उनकी हिंसा के शिकार हो जाते हैं। इनके अलावा बाढ़, सुनामी भी मानव जीवन के लिए जानलेवा हो सकती है या हो जाती है। आतंकवादी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिनके कारण हजारों निर्दोष लोग घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। इन सभी बातों से कई लोग प्रभावित होते हैं, परंतु इनमें से कई जानें बचाई जा सकती हैं अगर इनको समय पर प्राथमिक सहायता उपलब्ध हो जाए। फर्स्ट एड का मतलब प्राथमिक सहायता है। यह सहायता जो किसी आकस्मिक दुर्घटना के समय पीड़ित या गंभीर रोगी के जीवन रक्षा के लिए शीघ्र एवं सही सहायता डॉक्टर के पास या अस्पताल पहुंचने के बीच की जाती है। आज इंसान किसी की जान तभी बचा सकता है जब उसको प्राथमिक सहायता देने का ज्ञान हो। आप भी किसी की जान अवश्य बचा सकते हैं यदि आप इसकी जानकारी रखेंगे। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो पीड़ित मनुष्य के जीवन को खतरा हो जाता है और पहले 60 मिनट जीवन की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें फर्स्ट गोल्डन हावर कहा जाता है। किसी के जीवन की रक्षा के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो इससे नेक कार्य दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। हर रोज हमारे देश में करीब 1000 लोग अलग अलग तरह की दुर्घटनाओं के शिकार होकर के मौत के मुंह में चले जाते हैं। इनमें से करीब 50% लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर उन्हें पहले घंटे में ही प्राथमिक सहायता उपलब्ध हो जाए। प्राथमिक सहायता देने वाले के आवश्यक गुण क्या होने चाहिए, यानी जो प्राथमिक सहायता देता है उस इंसान के अंदर किस तरीके के गुण होने चाहिए। तो हम बात करें कि वह इंसान दयालु होना चाहिए, अर्थात उसके दिल में लोगों के लिए दया होनी चाहिए। वही इंसान प्राथमिक सहायता उपलब्ध करा सकता है या दे सकता है। उसको साहसी होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में साहस नहीं खोने वाला उसे होना चाहिए। उसको प्राथमिक सहायता देने का ज्ञान होना चाहिए। वह सचेत, निपुण एवं परिश्रमी होना चाहिए। उसे आसपास की चीज़ों को कैसे उपयोग किया जाए इसका ज्ञान होना चाहिए। उसे संवेदनशील होना चाहिए। उसमें संयम होना चाहिए। हो सकता है कि आसपास के लोग या अस्पताल पहुंचाने पर लोग उल्टी सीधी बात करके उसे उत्तेजित कर दें और वह मेडिकल स्टाफ से लड़ पड़े और जान बचाने में सफल नहीं होंगे। आज सभी के पास मोबाइल है, परंतु शायद ही 10% लोग ही अपने मोबाइल में किसी पास के डॉक्टर के हॉस्पिटल या कैजुअलिटी या एम्बुलेंस का नंबर रखते हैं। प्राथमिक सहायक के पास यदि मोबाइल फ़ोन है तो उसे इस प्रकार के नंबर अपने मोबाइल में सेव करके रखना चाहिए ताकि समय पर उसके काम आ सके, वरना 108 नंबर डायल करके भी एम्बुलेंस बुला सकते हैं। प्राथमिक सहायता के नियम क्या हैं? जैसे ही आप 108 पर कॉल करते हैं देश में कहीं भी किसी भी कोने में, तो वहाँ पर फ्री में एम्बुलेंस पहुँच जाती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से पहुँचती है। अब बात करते हैं प्राथमिक सहायता के नियम क्या हैं। जो कार्य पहले करना है वही करे तथा शांति, शीघ्रता और बिना घबराहट के करना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही कार्य करे जिससे मरीज की स्थिति में सुधार हो सके।
रोगी को हिम्मत बंधाए और कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करें। लोगों के कपड़े इत्यादि न उतारें। उनके शरीर की गर्मी को बनाए रखें। रोगी के आसपास इकट्ठी भीड़ ना होने दें और ताज़ी हवा आने का प्रबंध करें। अगर कहीं से रक्त बह रहा है तो फौरन रोकने की कोशिश करें और घाव को कीटाणुओं से संक्रमित होने से बचाएं। यदि श्वास रुक गया है तो बनावटी या कृत्रिम श्वास तुरंत देना आरंभ करें। सूजन को रोकने और कम करने का प्रयास करें। रोगी को उठाने से पहले हड्डी तो नहीं टूट गई है, यह सुनिश्चित कर लें। रोगी को शीघ्र अस्पताल पहुंचाएं या डॉक्टर को बुलाने का प्रबंध करें। जीवन के लक्षण न मिलने पर रोगी को मृत न समझे उसे अस्पताल अवश्य पहुंचाएं। रोगी के आसपास कोई खतरे वाली वस्तु हो तो उसे तुरंत हटाएं। रोगी को जितनी जल्दी हो सके किसी पास वाले सुरक्षित स्थान पर आराम से ले जाएं। अपने आप को डॉक्टर कभी न समझे, न ही उसकी आज्ञा के बिना किसी कार्य में हाथ डालें। यदि गंभीर दुर्घटना हो तो पुलिस को अवश्य सूचना दें और पुलिस की पूछताछ के डर से परेशान न हो। फिर हम बात करते हैं शरीर के महत्वपूर्ण संस्थान। शरीर के महत्वपूर्ण संस्थान में आ जाता है हमारे पास में रक्त एवं रक्त परिवहन संस्थान। रक्त एवं रक्त परिवहन संस्थान क्या है? यदि किसी को अचानक शरीर पर कहीं भी कोई चोट, खरोंच या रगड़ लग जाती है तो उस जगह पर लाल रंग का द्रव पदार्थ निकलने लगता है जो रक्त या ब्लड कहलाता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 5.5 से 6 लीटर के बीच रक्त रहता है। यह रक्त शरीर में चारों तरफ शरीर के अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, उन्हें जिंदा रखता है। इस रक्त के संचार में हृदय, धमनियां और शिराएं और कोशिकाएं कार्य करती हैं। अब बात करते हैं हम हृदय की। हृदय को हम दूसरा नाम दिल से भी जानते हैं। कई बार बातचीत में अक्सर वह कहते हुए सुनते हैं कि मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिल सोच रहा है, मेरा दिल उस काम पर आ गया है, मेरा दिल टूट गया है। वास्तव में दिल को आम लोग सोचने समझने का एक अंग समझते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। सोचने और समझने का कार्य हमारा दिल नहीं, हमारा मस्तिष्क करता है। शरीर के सभी अंगों पर मस्तिष्क का नियंत्रण रहता है। हमारे हृदय का महत्वपूर्ण कार्य पूरे शरीर में रक्त संचार करना है। हृदय हमारे शरीर में एक पंप की तरह कार्य करता है। यह पंप मजबूत मांसपेशियों का बना होता है। हृदय हमारे शरीर के सभी अंगों में से दूषित रक्त को एकत्र कर फेफड़ों के द्वारा शुद्ध करवा करके वापस शरीर के अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 72 से 80 बार 1 मिनट में धड़कता है और बच्चों में यह 90 से 100 बार 1 मिनट में धड़कता है। मनुष्य का हृदय मनुष्य की छाती में 2 फेफड़ों से घिरा रहता है और जब हम सांस लेते हैं तो शरीर में हवा के साथ जो ऑक्सीजन जाती है, खून उस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जो कि श्वास छोड़ने पर शरीर से बाहर चली जाती है। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 22 से 23 बार सांस लेता है। प्राथमिक सहायता के लिए इन दंत संस्थानों में से प्रथम 5 की जानकारी आवश्यक है, इसलिए इन 5 का संक्षिप्त में वर्णन हमें करना चाहिए। जैसे कि अस्थि संस्थान क्या होता है, हम बात करते हैं अस्थि संस्थान, जो शरीर में हड्डियां होती हैं उनके लिए उपयोग किया गया अस्थि संस्थान। तो अस्थियों से शरीर को 5 मुख्य लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? शरीर को आकृति देती हैं अस्थियां, शरीर को दृढ़ बनाती हैं अस्थियां, शरीर के कोमल अंग जैसे मस्तिष्क, आँख, फेफड़े और हृदय इत्यादि की रक्षा करती हैं, अंग चालन में सहायता करती हैं, अस्थि मज्जा में लाल रक्ताणुओं का निर्माण होता है। शरीर की अस्थियां, शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। फिर बात करते हैं जोड़ की। जो जोड़ होते हैं, जॉइंट, रचना भिन्न भिन्न अंगों की हड्डियां नाम, आकार, कार्य और दृढ़ता में भिन्न होती है, परंतु फिर भी ये सब एक दूसरे से एक माला की तरह जुड़ी होती हैं। एक हड्डी का दूसरी हड्डी से जिस केंद्र पर संबंध होता है
वहाँ पर विशेष प्रकार की प्राकृतिक रचना होती है जिसे हम जोड़ कहते हैं। इस रचना का संक्षिप्त हम देखें कि प्रत्येक जोड़ की हड्डियों के बीच में कोमल अस्थि की गद्दी लगी होती है, यानी कार्टिलेज जिसे बोलते हैं हम। जोड़ के ऊपर एक प्रकार की झिल्ली जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन्स चढ़ी होती है। झिल्ली के अंदर एक प्रकार का चिकना तरल भरा रहता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और ऊपर से जोड़ बंधक सूत्रों के द्वारा मजबूत बंद रहता है। जोड़ के भेद, जोड़ दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अचल जोड़ जो इमूवेबल है, जो घूमता नहीं है, अचल जोड़, जैसे खोपड़ी और चेहरे की हड्डियों के जोड़। अचल जोड़ों के भेद, चूंकि अचल जोड़ अपनी जगह पर स्थायी होते हैं इसलिए इनकी टूट फूट या अन्य किसी भी प्रकार की क्षति को ठीक करने की चेष्टा करना एक प्राथमिक सहायक अधिकारी के बस की बात नहीं है, इसलिए इनका वर्णन नहीं दिया गया है। सचल जोड़ होता है जो मूवेबल जॉइंट होते हैं, जैसे कंधा, कोहनी और अंगुलियां इत्यादि के जोड़ हैं। जैसे गेंद कटोरी वाले जोड़ हैं, जैसे कंधे और कूल्हे के जोड़ हैं। कब्जेदार जो जोड़ हैं वो हैं कोहनी, घुटनी और उंगलियों के जोड़ हैं। फिसलन वाले जोड़ हैं जैसे कि कलाई, टखने के जोड़ हैं। कीलीदार जोड़ हैं जैसे कि खोपड़ी, गर्दन आदि के जोड़ हैं, वो कीलीदार जोड़ हैं। फिर है मांसपेशी संस्थान की बात करते हैं। मांसपेशी संस्थान, मांसपेशी संस्थान, जैसे शरीर के लाल रंग के मांस को मांसपेशियां कहते हैं। इसकी मुख्य कार्य क्या है? जोड़ों को बांधना, जोड़ों की गति देना। जोड़ों को गति देने वाली मांसपेशियां दो प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति दे सके, जैसे कि उंगलियां, हाथ, पैर इत्यादि को गति देने वाली पेशियां। दूसरी होती है अनैच्छिक मांसपेशियां जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करे अपितु आवश्यकता के अनुसार स्वयं कार्य करे, जैसे हृदय, महापरिचीरा, भोजन तलिका की मांसपेशियां आदि होती हैं। भोजन नलिका की जो मांसपेशियां हैं वो होती हैं। फिर बात करते हैं हम रक्त परिवहन संस्थान की। रक्त परिवहन संस्थान, रक्त परिवहन संस्थान में रक्त संचार में सहायक अंग कौन कौन से हैं? जैसे कि हृदय है। दोनों स्तनों के मध्य बाएं स्तन से लगभग 2 इंच दूर हृदय स्थित है। बंद मुट्ठी के बराबर ऊपर की ओर चौड़ा बादाम की आकृति का होता है। यह दोहरे पंप का कार्य करता है जो कि है शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त लेकर फेफड़ों को भेजना, फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर शरीर के सभी अंगों को भेजना। हृदय के 4 भाग होते हैं जो रक्त संचार के क्रम में हैं, जैसे कि दायां आलिंद है, यह भाग शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। दाहिना निलय, दाहिना निलय है, यह भाग दाहिने आलिंद से प्राप्त अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है जो वहाँ शुद्ध होता है। बायां आलिंद है, यह भाग फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। वायां निलय है, यह भाग शुद्ध रक्त को शरीर में भेजता है और हृदय के निलय कोष सिकुड़ते हैं और रक्त दब करके धमनियों में आगे बढ़ता है। हृदय के सिकुड़ने और फैलने को हृदय की धड़कन कहते हैं। हृदय की धड़कन प्राय कलाई पर देखी जाती है जिसे नाड़ी देखना कहते हैं। नाड़ी देखते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाड़ी की गति, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी 1 मिनट में 72 बार चलती है। नाड़ी की शक्ति, रक्त की मात्रा कम होने पर नाड़ी मंद हो जाती है। और नाड़ी की नियमितता, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी नियमित रूप से चलती है, केवल अस्वस्थ होने पर ही कभी मंद और कभी तीव्र हो सकती है। फिर बात करते हैं धमनियों की। धमनियाँ क्या हैं? धमनियाँ मोटी मजबूत दीवार वाली रक्तवाहिनी नालियाँ होती हैं। इनमें कपाट लगे होते हैं ताकि रक्त उल्टा वापस न आ जाए। धमनियों में हृदय से शरीर और फेफड़ों को रक्त जाता है। हृदय से आगे जाकर के यह विभाजित होकर के पतली होती जाती है और अंत में कोशिश यानी कोशिका ये बन जाती है। फिर कोशिकाओं की बात करें। कोशिकाएं वाल जैसी बारीक अत्यंत पतली दीवार की रक्तवाहिनी नलिकाएं होती हैं। सारे शरीर में इनका जाल फैला हुआ है। इनकी दीवारें रंध्र में होती हैं, इसलिए गैस और तरल पदार्थ रंध्रों में से पार निकल जाते हैं। कोशिकाएं शरीर को शुद्ध रक्त प्रदान करती हैं। अशुद्ध रक्त इकट्ठा करके आगे सिराओं को भेजती हैं। आगे चल करके आपस में मिलकर के मोटी हो जाती हैं और सिराओं का रूप ले लेती हैं। फिर सिराएं क्या हैं? सिराएं धमनियों की अपेक्षा अधिक चौड़ी और पतली दीवारों की रक्तवाहिनी नलिकाएं होती हैं। ये शरीर और फेफड़ों से रक्त लेकर के हृदय को पहुंचाती हैं।
फिर बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की। क्या होता है ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तचाप। हृदय की निलय कोशिकाओं के सिकुड़ने के कारण ऊंचे दबाव पर रक्त धमनियों के आगे बढ़ता है। धमनियों में रक्त के इस दबाव को रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप कम होने से दूरस्थ अंगों को जैसे उंगलियों और मस्तिष्क को रक्त नहीं पहुंच पाता है, और रक्तचाप बढ़ने से धमनियों के फटने का भय रहता है। धमनियां आगे जाकर के विभाजित होती हैं और सिराओं के रूप में काफ़ी चौड़ी होती हैं, इसलिए रक्तचाप धमनियों में सबसे अधिक, कोशिकाओं में धमनियों से कम और सिराओं में सबसे कम होता है। शुद्ध रक्त, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिली हो उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। इसका रंग चमकदार लाल होता है और यह हृदय के बाएं भाग में शरीर की धमनियों और फेफड़ों की सिराओं में पाया जाता है। अशुद्ध रक्त, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। इसका रंग कालीमा मिश्रिम लाल होता है, जो हृदय के दाहिने भाग में और शरीर की कोशिकाओं और फेफड़ों की धमनियों में पाया जाता है। फिर हम देखें कि रक्त की जो संरचना है, शरीर में लगभग 5.5 लीटर रक्त होता है। रक्त के मुख्य अंग क्या हैं? रक्त बारी, यह पीले रंग का तरल होता है। रक्त को तरल और बहने योग्य बनाए रखता है तथा अनेक रासायनिक पदार्थों और पौष्टिक तत्वों को घोल करके शरीर में वितरित करता है। लाल रक्ताणु की बात करें, यह गोल डब रोटी की तरह बीच में पिचके रहते हैं। अस्थि मज्जा में पैदा होते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के शरीर में पहुंचाते हैं और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों में छोड़ते हैं। श्वेत रक्ताणु क्या होते हैं? ये अनियमित और परिवर्तनशील आकृति के होते हैं। दब सिकुड़ करके कोशिकाओं के रंध्रों में से बाहर निकल जाते हैं और अंदर आ जाते हैं। शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक कीटाणुओं को ये मार डालते हैं। रक्तदान महादान, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर फाइब्रिनोजिन, यह पदार्थ रक्त बारी से घुला रहता है। जैसे ही रक्त नलिका से बाहर आता है, वायु के संपर्क में आने से फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन बन जाता है, जो रक्त को थक्का बना देती है। स्वस्थ रक्त वाहिनियों से रक्त नहीं जमता है। दूषित वाहिनियाँ विशेषकर धमनियों में रक्त जम करके उसकी गांठें बन जाती हैं, इसे थ्राम्बोसिस कहते हैं। हृदय की थ्राम्बोसिस बहुत खतरनाक होती है, जिसमें हृदय की धमनियों में रक्त की गांठ बन जाती है। फिर है श्वास संस्थान, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, यानी कि श्वास संस्थान में क्या होता है? जैसे नाक है, नाक की झिल्ली में जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वह वायु में उपस्थित कीटाणु नष्ट कर देता है। नाक के बाल धूल के कणों को रोक लेते हैं और तालू के ऊपर नासिका गुहा में वायु गर्म होती है। इस प्रकार नाक द्वारा फेफड़ों को स्वच्छ और कीटाणु रहित गर्म हवा जाती है। कंठ में वायु नलिका और भोजन नलिका प्रारंभ होती है। वायु नलिका आगे की ओर होती है, इसका मुंह एक ढक्कन द्वारा ढका रहता है और ठोस और द्रव्य पदार्थों को श्वास नली में नहीं जाने देता है। श्वास लेते समय यह ढक्कन उड़ जाता है और वायु श्वास नली में चली जाती है। स्वर यंत्र, इसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाले तंतु लगे होते हैं जो आवाज़ उत्पन्न करते हैं। टेंटुआ, यह लगभग 6 इंच लंबी नली होती है जिसके द्वारा वायु फेफड़ों को जाती है। ब्रोकाई, टेंटुए की नली 2 भागों में बढ़ जाती है, एक भाग फेफड़ों की ओर, दूसरा भाग दाहिने फेफड़े की वायु को ले जाता है। श्वास प्रणालियाँ, ब्रोकाई अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त हो जाती है। इन्हीं प्रशाखाओं को प्रणालियाँ कहते हैं। वायु कोष्ठ क्या होता है? श्वास प्रणालियाँ अंत में वायु कोष्ठों में समाप्त हो जाती हैं। इन वायु के कोष्ठों के चारों ओर रक्त कोशिकाएं होती हैं। यही रक्त और वायु निकट संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों की बात करते हैं, इन्हें वायु कोष्ठ या रक्त कोशिकाएं या श्वास प्रणालियों के समूह को ही फेफड़े कहते हैं। महाप्रचीरा, पसलियों के बीच की मांसपेशियां, इन मांसपेशियों के सिकुड़ने से छाती के अंदर का स्थान खाली होता है, जिसे भरने के लिए वायु श्वास द्वारा फेफड़ों में जाती है, और इन मांसपेशियों के फैलने से छाती के अंदर का स्थान कम होता है और श्वास बाहर निकल जाती है। श्वास केंद्र, यानी मस्तिष्क के तले का वह भाग श्वास केंद्र कहलाता है, जो महाप्रचीरा और पसलियों के बीच की मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है। अब श्वास की गति की बात करते हैं। जैसे 1 मिनट में 24 से 28 बार श्वास लेते हैं,
रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते ही श्वास केंद्र श्वास की गति को बढ़ा देता है। नाड़ी संस्थान की बात करते हैं, यानी नर्वस सिस्टम जो होता है, नाड़ी संस्थान। नाड़ी संस्थान, नाड़ी संस्थान में क्या होता है? नाड़ी संस्थान समस्त शारीरिक क्रियाओं का नेतृत्व करता है। इसके मुख्य भाग हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क खोपड़ी में सुरक्षित है। यह भूरे रंग का पदार्थ है। इसके 3 भाग हैं। बृहद मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का बड़ा बाहरा भाग है, 7/8। इसके मुख्य कार्य क्या है मस्तिष्क के, यानी सेरेब्रम जो है ये मस्तिष्क का 7/8 भाग है, यानी बड़ा भाग है। इसके मुख्य काम क्या है? अनुभव करना, याद रखना, सोचना और तर्क करना, स्नेह तथा घृणा करना, इच्छा करना आदि। लघु मस्तिष्क होता है, यह छोटा भाग नीचे पीछे की ओर होता है। यह शरीर का संतुलन रखता है और शारीरिक गति का नियंत्रण करता है। एक होता है सुषुम्ना शीर्षक, यानी मेडुला ऑब्लिंगाटा, यानी सुषुम्ना नाड़ी का ऊपर का भाग जो बेलनाकार होता है, सुषुम्ना शीर्षक कहलाता है। और यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। श्वास क्रिया, हृदय की धड़कन सुषुम्ना शीर्षक के द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए सुषुम्ना शीर्षक में चोट लगते ही तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है? सुषुम्ना शीर्षक होता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा। ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। इसमें मेडुला ऑब्लिंगाटा, इसको हिंदी में बोलते हैं हम सुषुम्ना शीर्षक। ये क्या करता है? शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है, जैसे कि हृदय की धड़कन हो गई, श्वास क्रिया होगी। अगर इस भाग में, मस्तिष्क के इस भाग में अगर चोट लग जाती है तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। फिर सुषुम्ना नाड़ी, मस्तिष्क से निकले हुए नाड़ी कोशिकाओं के सिरों से मिलकर के लगभग 18 इंच लंबी एक रस्सी जैसी बन जाती है, और जो सुषुम्ना शीर्षक से रीढ़ की हड्डी की केशिकाओं में होकर नीचे जाती है। शरीर के निम्न भागों के अनुभव का समाचार सूचना द्वारा मस्तिष्क को जाता है और इसी में होकर गति की आज्ञाएं अंगों तक पहुंचती हैं। शरीर के नीचे के भागों की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी सुषुम्ना ही करती है। इसलिए सुषुम्ना की क्षति पहुंचते ही, अगर नीचे की जो क्रियाएं हैं, शरीर के जो नीचे के भाग हैं, उनकी अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो भी यहाँ पर सुषुम्ना ही करती है। और इसलिए सुषुम्ना की क्षति पहुंचते ही, अगर सुषुम्ना को क्षति पहुंचती है तो क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो शरीर का संबंधित भाग बेकार हो जाता है। जो भी भाग है जहाँ पर सूचनाएं नहीं पहुँचेंगी वो लकवा मार जाएगा और वो शरीर का भाग बेकार हो जाएगा। स्नायु या नाड़ियाँ, नाड़ी कोशिकाओं के सूत्र जैसे कि सिरेजा मस्तिष्क के साथ शरीर का संबंध स्थापित करते हैं। नाड़ी और स्नायु कहलाते हैं। नाड़ियाँ 2 प्रकार की होती हैं। संवेदनिक स्नायु, जिन नाड़ियों के द्वारा ज्ञानेंद्रियों में मस्तिष्क तक समाचार पहुंचता है, और एक चालक स्नायु होती है, जिन नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क में अंग चालन की आज्ञा मांसपेशियां तक पहुंचती हैं। अब बात करते हैं घाव एवं रक्तस्राव। घाव एवं रक्तस्राव, घाव एवं रक्तस्राव। घाव होने पर कोशिकाएं तो कटती ही हैं, कभी कभी धमनियां और स्रावें भी कट जाती हैं। कोशिकाएं, धमनियां और स्रावों के कटने से रक्तस्राव होता है। अधिक मात्रा से रक्त निकल जाने से रक्तचाप कम हो जाता है। मस्तिष्क तक रक्त कम मात्रा में पहुंचता है, इसलिए नाड़ी संस्थान अपना कार्य ठीक नहीं कर सकता और घायल मूर्छित हो जाता है। सांस बंद होने को छोड़ करके अधिक मात्रा में रक्तस्राव सबसे खतरनाक स्थिति है। घाव के भेद और घाव 4 प्रकार के होते हैं। कटे हुए घाव, किसी भी धारदार वस्तु जैसे ब्लेड, चाकू इत्यादि से कटा हुआ। इस प्रकार के घाव में धमनियां और स्रावों के कटने की अधिक संभावना होती है। ऐसे घाव के किनारे सीधे होते हैं। फटे हुए घाव, मशीनों के पुर्जों के कांच से, पशुओं के पंजों से बने हुए घाव, इनके किनारे टेढ़े मेढ़े होते हैं। इस तरह के घाव कटे हुए घाव से कम खतरनाक होते हैं। कुचले हुए घाव, किसी गुठीले हथियार जैसे कि लाठी, भारी पत्थर की चोट द्वारा कुचले हुए घाव होते हैं। और छिदे हुए घाव हैं जिनका मुंह छोटा हो परंतु गहराई अधिक हो, जैसे चाकू सीधा घुसा हुआ देने से या गोली लगने से जो घाव होते हैं वो छिदे हुए घाव कहलाते हैं। अब घावों में संक्रमण यानी इन्फेक्शन कैसे होता है? घावों में हानिकारक कीटाणुओं का प्रवेश करना ही छूत कहलाता है, यानी इन्फेक्शन कहलाता है। कीटाणु अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। कीटाणु पानी, वायु, धूल, मिट्टी इत्यादि में होते हैं। कीटाणु घाव में प्रवेश करते ही बढ़ना आरंभ कर देते हैं और घाव में सूजन, दर्द और लाली पैदा हो जाती है।
अंत में स्राव में पीप पड़ जाता है और मरे हुए कीटाणु, मरे हुए श्वेत रक्ताणु और मरी हुई शरीर की कोशिकाओं का मिश्रण पीप कहलाता है। श्वेत रक्ताणुओं को कीटाणुओं के विरुद्ध सहायता करने के लिए घाव पर कीटाणु रोधक पदार्थ लगाए जाते हैं, जैसे ड्रेसिंग। यह कपड़ा, ड्रेसिंग क्या होता है? वह कपड़ा जो घाव को संक्रमण से बचाने के लिए घाव पर रखा जाता है, जिसे ड्रेसिंग कहते हैं। ड्रेसिंग में कपड़े की जाली अथवा लिंट का प्रयोग करते हैं। ड्रेसिंग कीटाणु रहित होना चाहिए। सुरक्षा के विचार से कीटाणु रहित ड्रेसिंग को किसी भी कीटाणु रहित रसायन के घोल में कुछ देर के लिए डुबा देते हैं। ड्रेसिंग के लिए बिना लिखा सफ़ेद कागज अथवा धुले अथवा प्रेस किए हुए कपड़े के अंदर की तह भी प्रयोग की जा सकती है। फिर है पैड, गद्दी। ड्रेसिंग के ऊपर रुई या गर्म कपड़े की गद्दी रख करके पट्टी बांधी जाती है। गद्दी रखने से ड्रेसिंग अपने स्थान से नहीं हटता है और पट्टी कस जाती है। अधिक मोटी गद्दी रख करके घाव पर रक्त घाव बंद करने के लिए दबाव डाला जाता है। फिर है रक्तस्राव, ब्लीडिंग का सामान्य फर्स्ट एड क्या है? घायल को सुविधाजनक स्थिति में लेटा दो। घायल भाग का ऊंचा उठाओ। यदि हड्डी टूटी हो तो ऊंचा नहीं उठाना चाहिए। यदि कोई धमनी या सिरा कट गई है तो आवश्यक दबाव डालो और दबाव बनाए रखो। घाव के ऊपर से कपड़े हटाओ। घाव को साफ करो। यदि कोई अन्य वस्तु जैसे कांच घाव में हो और आसानी से निकल सकती है तो निकाल दो। और जमे हुए रक्त के धक्के मत छुड़ाओ। जमे हुए रक्त के थक्के मत छुड़ाओ। घाव पर ड्रेसिंग रख करके ऊंची गद्दी रखो और कस करके पट्टी बांध दो। सीधा दबाव डालना है। घायल अंग को स्थिर रखो। यदि संभव हो तो घायल अंग पर ठंडी पट्टी रखो। रक्त घाव का विशेष फर्स्ट एड क्या है? शरीर में रक्त धमनियां, सिराएं और कोशिकाओं में बहता है, अतः इसमें एक और अथवा अधिक धमनियों के कट जाने से रक्तस्राव होता है। धमनियों से रक्तस्राव के लक्षण क्या है? रक्त का रंग चमकदार लाल होता है। रक्त के हृदय की अति के साथ साथ फूंकवार के रूप में झटके के साथ निकलता है और रक्त घाव के हृदय की ओर किनारे से निकलता है। धमनियों से रक्तस्राव या फर्स्ट एड क्या है? कुटिल दबाव, यानी अंगूठे और अंगूठे की सहायता से संबंधित दबाव स्थान पर दबाव डालो अथवा संबंधित दबाव स्थान पर सुकुड़न पट्टी बांध करके दबाव डालो। धमनी फटने पर कुटिल दबाव घाव से हृदय की ओर निकट वाले दबाव स्थान पर डाला है। दबाव स्थान क्या होता है? वह स्थान जहाँ धमनियाँ किसी हड्डी के ऊपर या कठोर मांसपेशी से गुजरती है दबाव स्थान कहलाता है, क्योंकि इसी स्थान पर धमनियों से दबाने से धमनी का रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। हड्डियाँ की बात करें, हड्डियों के टूट या जोड़ के हड्डियाँ टूटने का कारण क्या है? सीधी चोट हो सकती है। जहाँ चोट लगे वहीं की हड्डी टूटे, ऐसी चोट को सीधी चोट कहते हैं। जैसे भां पर लाठी रखने से भां की हड्डी टूटना। कुटिल चोट क्या होती है? चोट किसी स्थान पर लगे, हड्डी किसी दूसरे स्थान की टूटे, जैसे ऐसी चोट है कुटिल चोट कहलाती है। जैसे हथेली के बल गिरने से हंसली की हड्डी टूटना और एड़ियों के बल गिरने से रीढ़ की या खोपड़ी के तले की हड्डी टूटना। मांसपेशियों का तनाव, मांसपेशियों के अत्यधिक तनाव से भी हड्डी टूट जाती है। जैसे खेलते या दौड़ते समय घुटने की पटेला अस्थि का टूट जाना, मरोड़ने पर कलाई या कोहनी से हाथ की हड्डी का टूट जाना। तो हड्डियों के टूट के प्रकार क्या है? साधारण एवं बंद टूट, जिसमें हड्डी टूट कर न तो खाल फाड़ करके बाहर निकले, न ही किसी अन्य को घायल करें, बल्कि हड्डी के दो या दो से अधिक टुकड़े हो जाएं। विशेष या खुली टूट है, वह हड्डी के सिरे खाल फाड़ करके बाहर निकल जाते हैं। उलझी हुई टूट, जब हड्डी टूटकर किसी कोमल अंग को घायल कर दे, जैसे मस्तिष्क, फेफड़े, जिगर, तिल्ली, सुषमा इत्यादि में घुस जाए। बहुखंडी टूट, जिसमें हड्डी के दो से अधिक टुकड़े हो जाएं। पंचवटी टूट, जिसमें टूटी हुई हड्डी का एक सिरा दूसरे सिरे में घुस जाए। दबी टूट, जब हड्डी टूट करके नीचे धंस जाए, जैसे खोपड़ी की हड्डी टूट जाती है। कच्ची टूट, जब हड्डी टूटे नहीं केवल मुड़ जाए या चटक जाए। ऐसी टूट केवल छोटे बच्चों की हड्डियों की होती है, क्योंकि इनकी हड्डियाँ हरी डालियों की तरह मुलायम होती हैं। और हड्डियों के टूट के लक्षण क्या हैं? सूजन, हड्डी की टूट के स्थान पर सूजन हो जाती है। दर्द की बात करें, टूट के स्थान को छूने से दर्द होता है। और आकृति बिगड़ जाना है, हड्डी टूटने पर अंग की स्वाभाविक आकृति नहीं रहती है और हड्डी टूट का स्थान कुछ उभर आता है और अंग उस स्थान से टेढ़ा हो जाता है। लंबाई घट जाना, हड्डी टूटने पर मांसपेशियों के तनाव के कारण अंग की लंबाई कम हो जाती है, परंतु हाथ की रेडियस और अलग दोनों हड्डियों में एक के टूटने पर लंबाई में अंतर नहीं आता है। दूसरी स्वाभाविक हड्डी लंबाई को बनाए रखती है।
इसी प्रकार पेट की, पैर की टिम्बिया और फिबुला हड्डियों में एक के टूटने पर लंबाई कम नहीं होती है। शक्तिहीनता, जिस अंग की हड्डी टूट जाती है उस अंग के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा सकता। अंग को हिलाने डुलाने की शक्ति नहीं रहती है। अस्थियों की विषमता, किसी भी अंग की हड्डी टूटने पर वह अंग ऊपर से सामान्य स्थिति में नहीं रहता है। टटोलने से हड्डी की विषमता का अनुभव की जा सकती है। अस्वाभाविक गति, शरीर के अंग प्राकृतिक रचना के अनुसार केवल जोड़ों पर से ही हिल डुल सकते हैं, परंतु हड्डी टूटने पर टूट के स्थान पर भी अंग हिलने लगता है। किरकिराहट, और जिस अंग की हड्डी टूटी हो उस अंग को हिलाने से टूटी हुई हड्डी के सिरे आपस में रगड़कर किरकिराहट की आवाज़ पैदा करते हैं। अगर इन 8 लक्षणों से यदि 6 लक्षण मिल जाते हैं तो निश्चित समझना चाहिए कि हड्डी टूट गई है। अंतिम 2 लक्षणों को देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अन्यथा बंद टूट से खुली और उलझी हुई टूट बन सकती है। यद्यपि फर्स्ट एड के समय स्वयं ही ये 2 लक्षण प्रकट हो जाएं तो निर्णयात्मक लक्षण होंगे। हड्डी टूटने पर आकृति बिगड़ जाने और अंग छोटा हो जाने का निर्णय घायल अंग की स्वस्थ अंग से तुलना करने से किया जा सकता है। हड्डियों के टूट के सामान्य फर्स्ट एड क्या है? यदि कहीं रक्त स्राव हो रहा है तुरंत बंद करें। ध्यान रखें, हड्डी टूटे अंग को बिल्कुल हिलाएं डुलाएं नहीं। यदि संभव हो तो घटनास्थल पर ही घायल का फर्स्ट एड करें। यदि घायल को घटनास्थल से तुरंत हटाना ही पड़े तो हड्डी टूटे हुए भाग को बांध करके अस्थायी रूप से स्थिर कर दें। अत्यंत सावधानीपूर्वक उठाएं ताकि हड्डी की टूट का स्थान बिल्कुल न हिले। हड्डी टूटे हुए अंग का पटरियाँ बांध करके शरीर के साथ बांध करके स्थित कर दें ताकि वह अंग बिल्कुल ही हिले डुले न सके। अंग के हिलने से हानि होने का भय रहता है। बंद टूटी हुई उलझी हुई टूट में बदल सकती है। रक्त वाहिनियाँ अथवा मांसपेशियाँ फट सकती हैं। यदि आघात के लक्षण हो तो आघात से रक्षा करें। यदि यह समझते हैं कि घायल को बेहोश करने की आवश्यकता पड़ेगी तो खाने पीने को कुछ न दें, बल्कि पानी की एक चुटकी नमक या सोडा मिला करके अथवा हल्की चाय दें। प्राय रीढ़ की हड्डी, चाय की हड्डी, जांच की हड्डी जैसी बड़ी हड्डियों के टूट में घायल को तुरंत बेहोश करना पड़ता है। आँख, नाक, कान से जुड़ी फर्स्ट एड। आँख में किसी बाहरी वस्तु के चले जाने पर जैसे कंकड़, पत्थर, मच्छर, कोयला, मिट्टी, गर्द, कीड़ा, कांच का टुकड़ा और हाथ की उंगली आदि आँखों में लग जाती है तो अधिक बेचैनी, लाली, जलन और आँख में पानी आने लगता है। फर्स्ट एड क्या है? आँख शरीर का कोमल अंग है, इसलिए कभी भी मलना नहीं चाहिए और बच्चों के मामले में तो उसके हाथ तक बांध दें तो अच्छा है। मलने से आँख में घाव होने का डर रहता है। साफ रुमाल या मलमल के कपड़े के टुकड़े को गीला करके पहली वाली पलकों को हाथ में पकड़ करके रोगी को नीचे की ओर देखने के लिए कहें और साफ कर दें। यदि फिर भी आराम न मिले तो नीचे वाली पलक को इसी प्रकार पकड़ें। साफ पानी से आंखों में छींटे दें। पानी से भरी कटोरी में आंखें बार बार झपकाएं। फर्स्ट एड बॉक्स में आंखों का लोशन होता है और कोई दवा, आँख की दवा आदि डाल सकते हैं। लिक्विड आँख की दवा आप डाल सकते हैं। अगर कभी भी आँख में अम्ल या क्षार पदार्थ गिर जाए तो शीघ्र आँखों को पानी से अच्छी तरह बार बार धो लें। शेष फर्स्ट एड हम फर्स्ट एड की दवा से कर सकते हैं। आँख पर चोट आदि लग जाए तो गद्दी लगा करके पट्टी बांध दें। डॉक्टर के पास ले जाएं। कान में किसी प्रकार की वस्तु चले जाने पर देखा गया है कि प्राय हम खाली बैठे होते हैं और कभी कान, कभी दांत में कोई चीज़ डाल करके कुरेदना प्रारंभ कर देते हैं। वह आदत ठीक नहीं है। कान में कोई कीड़ा, मच्छर आदि चले जाने पर कान में डाल दें तो कीड़ा ऊपर आने पर निकाल दें। यदि ठोस वस्तु चली गई तो कुरेदने के बजाय डॉक्टर के पास ले जाएं। कृपया किसी राह चलते कान का मैल साफ करने वाले से मैल मत निकलवाइए। नाक में किसी पदार्थ के चले जाने पर जैसे कोई कीड़ा, स्लेटी या पेंसिल का टुकड़ा आदि से फर्स्ट एड इस प्रकार होगा। फौरन बॉडी पास में हो तो निकाल दें। अधिक छेड़छाड़ न करें। रोगी को मुंह द्वारा सांस लेने को कहें। शीघ्र डॉक्टर के पास ले जाएं। हाँ, नेक्स्ट हम देखें कि आज के युग में बिजली का झटका। आज के युग में बिजली का प्रयोग हर घर में, वर्कशॉप, कारखाना, दफ्तर, दुकानों में सब जगह होता है। इससे बहुत लाभ है, लेकिन यह इतनी खतरनाक है कि हम लापरवाही और नासमझी से प्रयोग करते हैं तो हर वर्ष हजारों जानें इसी वजह से चली जाती हैं। बिजली 3 प्रकार की होती है, एसी और डीसी।
अर्थात बादलों से गिरने वाली डीसी होती है, लाइटिंग वाली भी होती है। बिजली का धक्का उसकी शक्ति पर निर्भर करता है। घरों की बिजली 220 वोल्ट 230 वोल्ट के आसपास होती है। कारखानों की बिजली है 80,000 के वोल्ट के आसपास भी होती है। रेल में 2000 डीसी वोल्ट होते हैं। आमतौर पर हम सबका यह ख्याल है कि बिजली हमें पकड़ लेती है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़ा समझने की बात है। एसी के चलने की गति 1 सेकंड में 50 साइकिल है। कुछ चीज़ें सुचालक कुछ कुचालक होती हैं, जैसे हमारा शरीर है, गीला कपड़ा, गीली लकड़ी, धातु और उनके द्वारा बनी हुई वस्तुएं आदि होती हैं। जब तब होता क्या है कि हमारी लापरवाही से कई बार टूटे हुए स्विच, कटी हुई तार या बिजली की रेल की लाइनें, पटरी आदि को जब हमारे शरीर का कोई अंग लगता है तो सुचालक होने के नाते बिजली का करंट उसमें बहना आरंभ कर देता है और धरती में जाता है। और जितनी तेज़ी से वह बहता है उतनी ही तेज़ी से हमारे शरीर के खास अंग जैसे हृदय, श्वसन क्रिया, जो 1 मिनट में 24 बार या 28 बार चलते हैं, उनके बजाय उनकी 1 सेकंड में 40 बार चलना पड़ता है, जिसकी वजह से वह इतनी जल्दी जल नहीं पाते और शीघ्र ही यह अंग अपना कार्य करना बंद कर देते हैं और मनुष्य मुड़ जाता है। हाँ, यदि हम उस व्यक्ति को छुड़वाना चाहें तो कोई रस्सा कसी नहीं करनी चाहिए। यह नहीं कि उधर से बिजली खींचेगी और इधर से हम। जो बलवान होगा वह जीत जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वह करंट इतना खतरनाक नहीं है जो पेट के नीचे या टांगों पर लगे, क्योंकि उस करंट का वेग नीचे पृथ्वी में जाता है। इसके ऊपर के अंगों की क्षति नहीं होती। यहाँ पर हमें देखना है कि जिसको करंट लगता है वह व्यक्ति अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता, बेहोश हो जाता है, उसके शरीर का हर जोड़ स्थिर हो जाता है, चेहरा और शरीर नीला पड़ना आरंभ हो जाता है, श्वास क्रिया बंद होने लगती है, हाथ की नाड़ी धीमी पड़ जाती है, बंद होने लगती है, वह स्थान जल जाता है। फर्स्ट एड में क्या करना है? कभी भी अपने नंगे हाथों से रोगी के शरीर या उसके किसी नंगे हिस्से या उसके पहने हुए गीले कपड़े को न छुए। उसको अपने शरीर पर कोई भी नंगा अंग न लगाएं, नहीं तो आप भी उसके शिकार हो जाएंगे। उस स्थान का स्विच या मेन स्विच फौरन बंद कर दें। यदि मेन स्विच या स्विच न मिले तो एक ओर से तार काट दें, कैंची या चाकू से न काटें। ऐसी वस्तु लें जिससे पीछे लकड़ी का हत्था लगा हो। ऐसा भी न हो कि आप ऐसी चीज़ ढूंढने चले जाएं जिसमें देरी लग जाए और रोगी चल बसे। यहाँ बहुत स्फूर्ति की आवश्यकता है, यानी जल्दी की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम देखें, अपने हाथों के ऊपर कोई सूखा कपड़ा या रबड़ के दस्ताने, अखबार लपेट करके या कोई सूखी लकड़ी लेकर के किसी भी सूखे कपड़े, कंबल, कोट, सूखी लकड़ी के तख्ते, अखबार के गट्टे के ऊपर खड़े होकर के उन तारों को काट दें। किसी सूखी रस्सी और सूखी छड़ी से खींच लें और उसी के सूखे कपड़े खींचें और कोई सूखी तकिया, गद्दी आदि से धक्का दें। अधिक जोर से नहीं, फौरन डॉक्टर को बुलाएं, अस्पताल ले जाएं। जलना और झुलसना। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की खोज के अनुसार भारत पर वर्ष में हर वर्ष हजारों की संख्या में असावधानी और लापरवाही से अग्नि दुर्घटनाओं से कितनी ही जानें चली जाती हैं, जो कि थोड़ी सी सावधानी से बचाई जा सकती हैं। इससे 3% घरों में होती हैं। इसमें छोटे बच्चे, बहुत बूढ़े अधिक हैं। अग्नि दुर्घटना में उस अंग को जलने की गहराई, आयु, स्वास्थ्य और शीघ्र फर्स्ट एड पर निर्भर करती है। सूखी गर्मी से जलना, जैसे कि आग से, तेज गर्म के छूने से, इसके साथ लगने से, चलते हुए कलपुर्जों की रगड़ से और बहुत तेज विद्युत शक्ति से। गीली गर्मी से जलना, जैसे कि उबलता हुआ दूध, घी, तेल, चाय, तारकोल, स्टीम आदि। अम्ल एवं क्षार पदार्थ से जलना, जैसे गंधक, नमक का तेजाब, कास्टिक सोडा, चूना आदि। चिन्ह क्या है? जले हुए स्थान पर अधिक दर्द होता है, जले हुए स्थान की चमड़ी लाल हो जाती है, वहाँ फफोले पड़ जाते हैं, चमड़ी गल फट जाती है, सदमा और कीटाणुओं का भय रहता है। फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए? प्रायः देखा जाता है कि जल्दी से घाव को गंदे हाथ लगा करके अलग अलग चीज़ों से भर देते हैं, जैसे खोपरे का तेल, लस्सी, दही आदि से, जो ठीक नहीं है। इसमें सेप्टिक होने का खतरा या भय रहता है। सही फर्स्ट एड क्या है? अपने हाथ साफ होने चाहिए, जले हुए कपड़ों को मत उतारिए, छालों को मत फोड़िए, न काटिए, रोगी को अनावश्यक कपड़े न उतारिए, केवल उतने ही उतारिए जितने आवश्यक हों। अधिक कपड़े उतारने से आघात का डर रहता है। उसके पांव वाले हिस्से से थोड़ा ऊंचा रखें और रोगी को कंबल, चादर आदि से ढक दें, इससे पहले कि जले हुए अंग में सूजन आ जाए। इन चीज़ों को शीघ्र उतार दें, जैसे अंगूठी, चूड़ियाँ, जूते आदि। यदि छाले फूट गए हैं और कपड़ा साथ चिपक गया है तो उसको खींचकर मत उतारिए, भले ही कपड़े को आसपास से काट दें। जले हुए स्थान पर जले हुए घाव की मरहम लगावें।
यदि रोगी होश में हो तो उसे तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पिलाओ, जैसे दूध, चाय, कॉफ़ी आदि अधिक चीनी मिला करके पिलाना है। अधिक जले हुए अंग पर पट्टी और गद्दियाँ लगा करके कब्जियाँ भी बांध दें। रोगी को शीघ्र अतिशीघ्र अस्पताल ले जाओ या डॉक्टर को बुलाओ। अम्ल और क्षार पदार्थों से जलने वाले स्थान के कपड़ों को अपने हाथों से बचाते हुए उतारें और नल के पानी से अच्छी तरह धोएं। सदमा, शॉक, आघात प्राय सभी प्रकार की बड़ी चोटों और आकस्मिक घटनाओं में पर हो सकता है। यह ऐसी शक्तिहीनता की अवस्था है जिसमें शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं सब बंद पड़ जाती हैं। इसके साथ साथ रक्त परिवहन की इस पद्धति में शक्तिहीनता से पूर्ण न्यूनता तक परिवर्तन हो जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक तो नर्व शॉक होता है, एक स्टेबलाइज्ड शॉक होता है। आघात के कारण क्या है? शरीर से बहुत अधिक रक्त बह जाने के कारण, बहुत ज़्यादा जल जाने के कारण, बहुत अधिक दर्द के कारण, बहुत अधिक ठंड लगने के कारण, रोगी के साथ फालतू छेड़छानी और तंग करने के कारण, बहुत ज़्यादा खुशी, गम या चिंता के कारण। आघात के चिन्ह या लक्षण क्या हैं? रोगी का चेहरा, होठ पीले पड़ जाते हैं, नीले हो जाते हैं, उसके माथे पर ठंडे पसीने आते हैं, चमड़ी ठंडी और चिपचिपी हो जाती है, नब्ज तेज होती है, उल्टी आने की इच्छा होती है, श्वास का तालमेल नहीं रहता, रोगी बेचैनी महसूस करता है, शरीर का तापमान कम हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, प्यास अधिक लगती है। आघात का फर्स्ट एड क्या है? रोगी को आराम वाली दशा में रखें, उसके साथ सहानुभूति, ढांढस बंधाने वाले शब्दों का प्रयोग करें। जहाँ से रक्त बह रहा है फौरन रोकें। रोगी की छाती, गर्दन, कमर के कपड़े को ढीला कर दें। आसपास की भीड़ को हटाएं। रोगी पर छाया और ताज़ी हवा का प्रबोध करें। रोगी के शरीर की गर्मी को नष्ट न होने दें। कपड़े उड़ा दें मौसम के अनुसार। कम से कम और सावधानियों से हिलाएं डुलाएं। रोगी के पाँव वाली जगह थोड़ी ऊंची रखें, उसको शांत रखें। यदि छाती आदि पर घाव हो तो सिर की तरफ ही ऊंचा रखें। रोगी के सामने उसकी बीमारी के बारे में किसी दूसरे के साथ कानाफूसी मत करो। यदि बेहोश न हो तो सिर पर या पेट के अंदर घाव हो और ऑपरेशन के लिए जाना हो तो खाने पीने के लिए मुंह द्वारा कुछ न दें, केवल बर्फ चुसाएं। यदि खा पी सके तो थोड़ी थोड़ी गर्म चाय, कॉफ़ी, दूध आदि चीनी मिलाकर दें। शराब व ब्रांडी न दें। यदि रोगी मूर्छित है तो श्वास लेने में कष्ट हो रहा है तो सूंघने वाला नमक सुगाएं जब तक कि सिर पर घाव न हो। अगर रोगी उल्टी करना चाहे तो उसका मुंह एक ओर कर दें, सीधा न रखें और फौरन डॉक्टरी सहायता प्राप्त करें। मिर्गी के दौरे, यह बीमारी हर आयु के व्यक्ति को हो सकती है किंतु युवा अवस्था में आम होती है। जैसे रोगी खड़ा खड़ा बेहोश और चक्कर खा करके जमीन पर गिर पड़ता है और शरीर कुछ देर के लिए अकड़ जाता है। रोगी हाथ पैरों को इधर उधर फेंकता है, मुंह से झाग आ जाता है, रोगी के दांत बिछ जाते हैं, जीभ काटने लगता है। फर्स्ट एड क्या है? रोगी को संकट वाली जगह जैसे पानी, आग, जलती हुई मशीन इत्यादि से दूर रखें। उसके आसपास की वस्तुएं हटा दें ताकि रोगी को चोट न लगे। उसको जकड़ कर मत रखो। मुंह से निकलने वाली झाग आदि को पोंछ दें। रोगी के कपड़े को ढीला कर दें। बेहोशी के साधारण नियमों का पालन करें। जूता आदि नहीं सुंघाना चाहिए। जब तक आपको विश्वास न हो जाए या उसको किसी जिम्मेदार व्यक्ति के हवाले नहीं कर दे, उसको अकेला नहीं छोड़े क्योंकि वह दोबारा भी हो सकती है। हिस्टीरिया के दौरे, ये दौरे अधिकतर लड़कियों या युवा स्त्रियों को आते हैं जो कोई अधिक क्लेश या गर्मी में हो, दुर्बल या रोग से उठी हो या घबराई हुई हो। यह एक मानसिक तनाव है। यह रोग मस्तिष्क और हृदय में विकार से उत्पन्न होता है। यह कोई भूत प्रेत और चुड़ैल का प्रकोप नहीं है। रोगी को पूरी बेहोशी नहीं आती है, उसको दौरा पड़ने का आभास हो जाता है और वह किसी सुरक्षित स्थान पर बैठ जाता है। कभी कभी शरीर अकड़ना शुरू हो जाता है, हाथों की मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं, कई बार रोगी के दांत बिछ जाते हैं, कई बार रोगी जोर जोर से रोने और हंसने लगता है, आँखों को जल्दी जल्दी बंद करता है और खोलता है, श्वास जल्दी जल्दी चलने लगती है, दिल की गति तेज हो जाती है, रोगी बेचैनी, घबराहट और गर्मी प्रतीत करता है। फर्स्ट एड की बात करें, रोगी के साथ अच्छा व्यवहार करें, प्रेम और सहानुभूति बरतें लेकिन अधिक नहीं, दिलासा और समझा बुझा करके आश्वस्त करें। शरीर के कपड़ों को ढीला कर दें, रोगी को खूब हवादार स्थान में रखें और पंखे से हवा करें। रोगी के मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारें। रोगी के मानसिक कष्टों का निवारण करें। डॉक्टर को दिखा दें। मूर्छा, बेहोशी या अचेतना,
जब रोगी के मस्तिष्क में रक्त संचार की कमी हो जाए या रक्त प्रवाह बंद हो जाए तो उस समय जो तत्कालिक परिणाम होते हैं उसे मूर्छा या बेहोशी कहते हैं। सदा यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मस्तिष्क में खून के प्रवाह में क्यों कमी हो गई है, पर साधारणतः अधिक थकावट, उत्तेजना, चोट, एकदम बुरी खबर का मिलना, ज़्यादा दिन तक भोजन न मिलने, अधिक भय आदि कारणों से रोगी को मूर्छा या बेहोशी आ जाती है। इसके चिन्ह क्या है? चेहरा पीला पड़ जाता है, दिल की धड़कन की रफ्तार कम हो जाती है, माथे और दूसरे हिस्सों पर ठंडे पसीने आते हैं, आंखों की हर वस्तु धुंधली दिखाई देती है, बादल उड़ते हुए प्रतीत होते हैं, रोगी को चक्कर आते हैं, मूर्छित होकर कभी भी पृथ्वी पर गिर जाता है। एक मूर्छित व्यक्ति सोता हुआ प्रतीत होता है, परंतु सोना और मूर्छा एक प्राकृतिक दशा है जिससे मनुष्य को आसानी से जगाया जा सकता है, परंतु छोर मूर्छापन में उसको आसानी से जगाया नहीं जाता। मूर्छा दो प्रकार की होती है: अधिक गर्मी के प्रभाव से, दम घुटने से, मृगी की अवस्था में, अधिक विष से, भारी चोट लगने से, अधिक ठंड लगने से, सदमे के कारण, नशे वाले वस्तु के सेवन से, हृदय गति की गड़बड़ी के से, गिरपट यानी सिर पर चोट लगने से और बिजली का झटका लगने से मूर्छापन की गंभीरता का पता लगाया जा सकता है। घायल से बात करके अपूर्ण मूर्छापन में घायल को कष्ट से जगाया जा सकता है। अपूर्ण मूर्छापन में घायल आंख की छूने से अवरोध करता है। यदि उसके पलक को पीछे हटा दिया जाए तो रोता है। पालक जो आंख की पुतली पर जब प्रकाश डाला जाए तो उसकी प्रतिक्रिया को देख करके। मूर्छित व्यक्ति के फर्स्ट एड के सामान्य नियम क्या है? रोगी को ताज़ी हवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, श्वास मार्गों में कोई बाधा न हो, कमरा हवादार होना चाहिए, हानिकारक गैसों विषैले वातावरण से हटा दिए जाएं, यदि रक्त बहता है तो तुरंत बंद करें, यदि सांस बंद हो जाए तो बनावटी सांस विधि अपनाएं, सूंघने वाला नमक संगावें, रोगी को इस प्रकार लटाएं कि उसका सिर एक ओर रहे। यदि चेहरा पीला पड़ गया है तो पैरों की ओर से कुछ ऊंचा कर दें, पलंग के पैर के नीचे दो दो ईंट लगा दें। यदि चेहरा लाल पड़ गया है तो सिर और कंधों को ऊंचा कर दें और मोटे तकिए लगा दें। भीड़ को दूर हटा दीजिए, रोगी को निकट के सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। जब तक रोगी अचेत रहे उसे कोई चीज़ खाने पीने को न दें। रोगी की छाती, गले और कमर के कपड़े ढीले कर दें, जूते खोल दें। जिस कारण से बेहोशी हुई है उसका खास तौर से इलाज करें। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो रोगी को किसी जिम्मेदार मनुष्य के हवाले ही छोड़कर जाएं। यदि खा पी सके तो थोड़ा ठंडा पानी पीने को दीजिए। यदि नब्ज निर्बल चल रही है यानी कि नॉर्मल चल रही है तो चाय, कॉफ़ी आदि अधिक चीनी मिला दें। स्प्रिट एमोनिया एरोमेटिक पानी में 20-40 बूंद डाल करके देते रहें। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे और गीले तकिया रख सकते हैं। विष और जहर की बात करते हैं। संसार में जितने भी पदार्थ जीव जंतु प्रकृति ने बनाए हैं वे चाहे कितने भी विषैले क्यों न हो, सब हमारे किसी न किसी काम के आते हैं, परंतु कई बार जब हम उनका नासमझी से या जानबूझकर आत्महत्या के लिए उल्टा सीधा सेवन या प्रयोग करते हैं तो वही हमारे लिए बीमारी और मृत्यु का कारण बन जाते हैं, जैसे विषैली दवाएं, कीटाणुनाशक औषधियाँ, गैस इत्यादि। खैर ये चीज़ें तो हैं ही विषैली, लेकिन कई बार ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, उनसे भी हमारे शरीर की पुष्टि मिलती है। जब लोभ लालच में आवश्यकता से अधिक खा पी लेते हैं तो वही हमारे लिए दुखदायी जहर हो जाते हैं, और जब तक उनका निवारण न किया जाए मन को शांति नहीं मिलती। जहर कोई भी वस्तु, तरल, गैस, सख्त पदार्थ हो सकते हैं। जब यह शरीर में काफ़ी मात्रा में ले ली जाती है अथवा दे दी जाती है तो इसका प्रभाव शरीर पर शीघ्र पड़ना आरंभ हो जाता है। यदि तत्काल प्राथमिक उपचार न मिले तो जीवन नष्ट हो जाता है। यह 4 तरह से लिया जा सकता है और आत्महत्या के लिए लिया या दिया जा सकता है। लोभ लालच में आकर किसी को मारने, बेहोश करने के लिए तो विष शरीर में निम्नलिखित तरह से पहुंचता है: फेफड़ों के द्वारा, खाने और निगलने के द्वारा, चमड़ी के अंदर इंजेक्शन और विषैले जानवर काटने के द्वारा, चमड़ी के अवशोषण के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। यह आमतौर पर किसी विषैले धुएं के सूंघने से, जैसे कि मोटर के पीछे का धुआं, अंगीठी का धुआं, गटर की गैस और लड़ाई के समय बम आदि की गैसों के द्वारा। फर्स्ट एड क्या है? रोगी को उस गैस के प्रभाव से दूर करें। बदन की छाती, कमर और गर्दन के कपड़े ढीले कर दें, ताज़ा हवा दें, खिड़कियां दरवाजे आदि खोल दें, नाक मुंह गला साफ करें, पानी के छींटे दीजिए। यदि श्वास नहीं आ रही है तो फौरन कृत्रिम श्वास दें। अपने बचाव के लिए भी अपने नाक मुंह पर गीला कपड़ा डाल करके वहाँ जाएं जहाँ गैसों का प्रभाव हो। खाने और निगलने द्वारा या विषाक्त भोजन जैसे अफीम, धतूरा, नींद की गोलियाँ, सड़े गले पदार्थ आदि
फर्स्ट एड, गले में अंगुली डाल करके रोगी को तत्काल उल्टी करवाएं। काफ़ी मात्रा में पानी में नमक की पिसी हुई राई घोल करके 5-6 गिलास पिलाएं। उल्टी करवाने के पश्चात वमन करवा दें। पेट एक बार बिल्कुल साफ कर दें, क्योंकि यदि यह विष अंदर रहा तो ज्यों ज्यों घुलेगा त्यों त्यों नशा बढ़ेगा। पेट खाली होने के पश्चात गर्म चाय, दूध, कॉफ़ी आदि दे सकते हैं। शराब आदि नहीं दी जाएं। उल्टी वाले पदार्थ को जिस चीज़ से ढक देना चाहिए उससे रोगी ने कौन सा जहर लिया है यह तो पता लगेगा ही, इसके साथ साथ ही मदद भी मिलेगी। जलाने वाले विष, जैसे कि यदि अम्ल पदार्थ जैसे गंधक, सोरे, नमक का तेजाब इत्यादि या क्षार पदार्थों में जैसे कास्टिक सोडा, पोटाश, तेज एमोनिया, अन्य दोनों पदार्थ अवस्थाओं में रोगी के होठ, जीभ, गला, पेट जल जाता है और पेट गले के अंदर बहुत अधिक दर्द होता है, जलन भी होती है, उल्टी आने की इच्छा होती है, सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, होठों पर हाथ लगाने से साबुन जैसा प्रतीत होता है। फर्स्ट एड क्या है? ऐसे रोगी को भूलकर उल्टी नहीं करवाएं। यदि विष अम्ल हो तो हल्का क्षार पदार्थ जैसे कि चूने का पानी, खड़िया, चौक, मीठे सोडे, मैग्नीशिया का पानी या साबुन को घोल करके उसका ऊपर का निथरा हुआ पानी दे सकते हैं। यदि विष क्षार हो तो हल्की मात्रा का अम्ल पदार्थ पिलाना चाहिए, जैसे नींबू का रस, जामुन का सिरका, इमली, टाटरी पानी में घोल करके। यदि यह पता नहीं चल सके कि विष तेजाब है या क्षार है तो रोगी को ठंडा पानी, ठंडा दूध काफ़ी मात्रा में पिलाओ। यदि श्वास रुक गई है तो तुरंत कृत्रिम श्वास दो। सांप का काटना, भारतवर्ष में सैकड़ों किस्म के सांप पाए जाते हैं, जिनमें कोबरा, केरट, वाइपर इत्यादि आम हैं। अक्सर सारे सांप विषैले नहीं होते हैं। इनकी लंबाई 2 फुट से 14 फुट तक देखी जाती है। कई सांप समुद्र में रहते हैं। 20% सांप जहरीले नहीं होते हैं। 80% सांप जहरीले नहीं होते हैं। सांप मनुष्य को अधिकतर तब काटते हैं जब इन पर पाँव पड़ता है या इन्हें किसी प्रकार की चोट पहुंचती है। सांप आमतौर पर नंगे पाँव या हाथ की उंगलियों पर काटता है। अक्सर सांप का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। इसमें सदमे के बढ़ने का बहुत भय रहता है। सांप के काटने के चिन्ह और लक्षण क्या हैं? सांप जहाँ काटता है वहाँ पर 2 काले निशान पड़ जाते हैं। जैसे ही वह अपने अगले 2 दांत मनुष्य या किसी जानवर की चमड़ी में डालता है तो बड़ी फुर्ती से घूमता है, जिससे उसके दांतों के पास वाली जहर की थैली फूटने से वह विष उन्हीं दांतों के द्वारा उस शरीर में चला जाता है। काटे हुए स्थान पर बहुत दर्द होता है। कई बार काटे हुए स्थान पर सूजन आती है, मुंह से काफ़ी मात्रा में लार गिरती है और उल्टी आने की इच्छा होती है। 1 घंटे के अंदर अंदर रोगी शक्तिहीन हो जाता है। श्वास क्रिया में दिक्कत होती है। बोलने वाले अंगों में लकवा मार जाता है। नशा सा आ जाता है। आँख की पुतली सिकुड़ जाती है। कई बार रोगी को नींद भी आने लगती है। ऐसे तो रोगी को पूरी तरह आराम वाली दशा में रखें। उनके शरीर को गर्मी नष्ट न होने दें। कंबल, कोड आदि उड़ा दें। फौरन कटे हुए स्थान के नीचे ऊपर वाले हिस्से पर किसी पट्टी द्वारा रुमाल या टाई आदि से बांध कर रख दें। हर 15 मिनट के बाद उस बंद को 20-30 सेकंड के लिए खोल दें और पुनः लगा दें। यह क्रिया तब तक करते रहें जब तक कि डॉक्टरी सहायता प्राप्त हो सके। उन दोनों काले निशानों को तेज धार वाली वस्तु से काट दें और उनको चूसकर थूक दें। घाव कर दें। वस्तु से घाव कर दें और उसको चूसकर थूक दें, जबकि आपके मुंह में कोई घाव न हो, या सेंसन डिवाइस का उपयोग करें। यहाँ ध्यान रखें कि घाव को इतना अधिक न काटे कि कोई बड़ी रक्त नलिका कट जाए। कटे हुए स्थान को अच्छी तरह से धोकर के उस पर लाल दवा अच्छी तरीके से मसल दें। रोगी को वहहीन करें। संदमे में फर्स्ट एड करें, यह बहुत आवश्यक है। चेहरे पर ठंडा पानी डालें। रोगी को जगाए रखें। उसके मुंह पर पानी के छींटे डालकर किसी और तरीके से धैर्य बंधाना चाहिए। रोगी को पीने के लिए तरल पदार्थ जैसे गर्म दूध, कॉफ़ी, चाय आदि अधिक चीनी मिलाकर दें। यदि श्वास नहीं आ रही है तो कृत्रिम श्वास दें। फौरन डॉक्टरी सहायता प्राप्त करें। विष विरोधी इंजेक्शन लगाएं। कटे हुए स्थान को हृदय की सलाह से नीचे रखें। सांप काटे मनुष्य को जहाँ तक हो सके सरकारी या रेलवे के मंडल अस्पताल में ले जाएं। यहाँ पर कि हमेशा एंटी स्नेक वेनम सीरम हमेशा उपलब्ध होता है, जो कि जान बचाने में बहुत सहायक होता है। एंटी स्नेक वेनम सीरम यहाँ पर होता है। ऐसे स्थानों पर जहाँ सांपों का खतरा हो, बचाव के लिए लंबे और मोटी चर्म के जूते पहने। इसी तरह हाथों के बचाव के लिए दस्ताने पहने। मधुमक्खी के काटने पर, हमारे देश में मधुमक्खी या अन्य विषैले कीड़ों के काटने की घटनाएं बहुत आम हैं। यहाँ भी इस तरह के कीड़े काटने से रोगी को वहाँ अति तेज दर्द होता है एवं उस जगह पर सूजन आ जाती है। उस विषैले कीड़े का डंक किसी सुई या डॉक्टरी चिमटी से निकाल दें।
सुई को गर्म करके कीटाणु रहित कर दें। घाव का चूना या मीठा सोडा पानी मिलाकर लगाएं। सूजन को कम करने के लिए बर्फ घिसें। डॉक्टर की सलाह लें। पागल कुत्ते के काटने का आजकल कुत्तों के द्वारा मनुष्य को काटने की घटनाएं काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं, क्योंकि लोगों को अपने घरों में कुत्ते पालने का शौक बढ़ गया है। गलियों में भी आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। पालतू कुत्तों की पहचान। पागल कुत्ते की पहचान क्या है? इसके मुंह से सारे समय लार निकलती रहती है, वह लड़खड़ाता हुआ चलता है, वह बिना किसी कारण भौंकता है, उसका चेहरा आंखें लाल भयानक हो जाती हैं एवं वह किसी को भी बिना कारण काट लेता है। प्राथमिक सहायता। कुत्ते के काटे हुए अंग को कीटाणुनाशक घोल से या गर्म पानी या साबुन से धो लें ताकि लार उतर जाए। शरीर पर लगे दांतों के निशान पर काम्बालिड एसिड का घोल लगा दें। रोगी को तुरंत अस्पताल भेजकर डॉक्टर को दिखाएं एवं डॉक्टर द्वारा उचित इलाज कराएं, वरना हाइड्रोफोबिया रोग से रोगी की मौत हो सकती है। काटे हुए कुत्ते पर 20 दिन तक नज़र रखें। अगर कुत्ता मर जाए तो इलाज कराने वाले डॉक्टर को सूचित करें। फर्स्ट एड बॉक्स की बात करें यहाँ पर भारतीय रेल के सभी स्टेशनों पर जहाँ स्टेशन मास्टर पद स्थापित है वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स या पास के अस्पतालों की सूची या टेलीफोन नंबर अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा सभी पैसेंजर ट्रेन के गार्ड के पास, लंबी दूरी की गाड़ियों से, पेंट्री कार से एवं सभी कारखानों में भी फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध है। किसी भी फर्स्ट एड बॉक्स पर ताला नहीं लगाया जाता, बल्कि उन्हें हमेशा पेपर सील किया जाता है। सभी रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर के पास एक स्ट्रेचर और एक व्हील चेयर हमेशा उपलब्ध रहती है। फर्स्ट एड में बॉक्स में क्या क्या सामान रहता है? सेट ऑफ 6 वुडन एक्सटेंसिबल स्पिंट 1 सेट होता है। फिर स्टेरिन एडिसिव स्ट्रिप ड्रेसिंग होती है 20 नोज। रबर ट्यूनक्यूट होती है 2 नंबर। रोलर बैंडेज होती है 10। ट्रायंगुलर बैंडेज होती हैं 4। टैब पैरासीटामोल 20 होती है। सेप्टिक सीरम होती है। इंजरी कार्ड होता है। सेफ्टी पिन के एक सेट होता है। टैब डाइजेपेम 10 टैबलेट होती हैं और कॉटन वूल 25 ग्राम की 4 पैकेट होते हैं। In all first aid box of railway station, the contents should be replaced and sent to the health unit और हॉस्पिटल फॉर रिफिलिंग। फर्स्ट एड बॉक्स में उपलब्ध सभी सामग्री के उपयोग के बारे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देकर परीक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान उनका महत्व समझाया जाता है। रोगियों को ले जाने की विधियाँ। किसी भी दुर्घटना के बाद रोगी को उसी स्थान पर प्राथमिक सहायता देने के लिए वाद्य अति आवश्यक हो जाता है, तो उस रोगी को जल्द से जल्द किसी अस्पताल में ले जाए और डॉक्टर के संरक्षण में इसका इलाज करवाएं। ऐसे में रोगी को ले जाने के लिए विभिन्न तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। कई बार अति शीघ्रता के कारण रोगी को अकेले या ठीक प्रकार से न उठाने या न ले जाने से रोगी को तकलीफ बढ़ सकती है, इसलिए उचित तरीके से रोगी को अस्पताल ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। रोगी को उठाने से पहले कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। रोगी की सांस नब्ज चल रही है नहीं, तो घाव से खून बहना बंद हो गया है या नहीं, अगर टूटी हुई हड्डी है, फपच्ची है, ठीक तरीके से बांधी गई है या नहीं। केवल एक व्यक्ति के द्वारा जब कोई व्यक्ति अकेला हो तो रोगी पूरी तरीके से होश में हो तो स्वयं चलने के लायक हो तो कंधा पकड़ करके रोगी को ले जाया जा सकता है, या प्राथमिक सहायता गोद में या कंधे पर रख करके मरीज को ले सकता है। यदि दो व्यक्ति हों तो रोगी को अपनी बाहों में ले सकते हैं या कुर्सी पर बैठाकर उसे ले जा सकते हैं। कंबल या दरी अगर मिल जाती है तो उस पर भी रोगी को लेटाकर ले जा सकता है। मरीज को स्ट्रेचर पर लेटाकर पैदल ले जाया जा सकता है। एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। कुछ विशेष जानकारी हम देखें। कभी भी कोई भी एलोपैथी दवा किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना न लें और स्वयं लें न किसी को दें। बिना लेबल वाली दवाओं को अपने घर में न रखें। घर में हर तरह की दवाई, कीड़े चूहे मारने की दवाई, सफाई में काम आने वाली अम्ल एवं क्षार बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि ये दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। बिजली के उपकरणों को सुरक्षित रखें। एक्सपायरी डेट देखकर दवाइयों का प्रयोग लें। किराना दुकानों पर मिलने वाली दवाइयों को लेकर बिना किसी की सलाह से न खाएं और बासी फल खाना कभी न सेवन करें। फूड पॉइजनिंग होने का अंदेशा रहता है। घर में एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर रखें। अगर किसी तरह की दवाई या केमिकल का छिड़काव घर में कराया है तो कमरे से बाहर निकल जाएं। एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स हो गया हो तो बची हुई दवाओं को फेंक दें। आपातकालीन सेवाओं के लिए मंडल रेल चिकित्सा में हम बात करें कि एम्बुलेंस बुला सकते हैं। 198 पर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।